नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और अच्छे ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम विविधता और भेदभाव। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? विविधता और भेदभाव, जो कि क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है, संसार में मुख्यतः 8 धर्म है। संसार में मुख्यतः 8 धर्म है और भारत में उन 8 धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा? भारत में 8 धर्म के लोग रहते हैं और संसार में मुख्यतः कितने धर्म है? 8 धर्म है। और यहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट एक पूर्वाग्रह क्या होता है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है कि जब हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम और उसके बाद उसे हम अपने दिमाग बैठा लेंगे तो ये पूर्वाग्रह कहलाता है और ज़्यादातर यह नकारात्मक होगी। जैसे कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिले और वो बोला, आप लड़के हो, आप तो बीएससी ही किए होगे ना, आप क्या है साइंस स्ट्रीम से ही आप ग्रेजुएट हुए होगे, आप तो आर्ट्स ले ही नहीं सकते। अगर आप लड़की होते तब तो आप आर्ट्स ले सकते थे। तो ये क्या है? वह पहले से ही पूर्वाग्रह एक मान लिया है ना, पहले से ही राय बना लिया कि लड़का सिर्फ बीएससी कर सकता है, ग्रेजुएट साइंस से ही होगा। तो ये क्या पूर्वाग्रह होता है? इसमें क्या होता है कि पहले से ही कोई राय बना ली जाती है, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा पॉइंट अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि ऊपर के चित्र में जो बच्चे दिखाए गए हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। तो पहले इन बच्चों को विकलांग कहा जाता है, अब उनको क्या कहा जाता है? खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों का पूर्वाग्रह दिखाया गया है, जैसे कि लिखा गया है, सिर्फ इसलिए मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तो अगर उसकी टांगें खराब हैं, उसकी टांगें डगमगा रही हैं, तो उसका दिमाग भी डगमगाएगा। ये क्या है? पूर्वाग्रह है ना। पहले से ही आप कोई राय बना ले रहे हैं, उसे अपने दिमाग में बिठा ले रहे हैं, तो ये पूर्वाग्रह है। तो विकलांग शब्द पहले जब यूज होता था, अब उसके लिए क्या शब्द यूज होता है? खास ज़रूरत वाले बच्चे, और उनके बारे में पूर्वाग्रह को यहाँ दिखाया गया है। आगे देखते हैं, आगे हमारा अगला पॉइंट होगा रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। तो जब हम सभी लोगों को एक ही तरीके से देखते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेंगे, पक्की अपनी राय बना लेंगे, तो वह रूढ़िबद्ध धारणा होती है। कई बार किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। तो कई बार किसी खास देश का अगर वह व्यक्ति है, धर्म का है या लिंग का है, तो उसके कारण हम उसके बारे में पक्की धारणा पहले से ही बना लेंगे और उसको वैसे बोलते हैं, और ज़्यादातर यह नकारात्मक ही होती है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह के वैसे हैं। तो पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणा कैसे होती है। मान लीजिए आप किसी गांव जा रहे हैं, उसमें उस गांव में एक चोर को आप देख लेंगे, तो क्या आप पूरे गांव को चोर की निगाह से ही देखेंगे कि पूरा गांव चोर है? नहीं। आप इसमें क्या हो रहा है कि आप सभी व्यक्ति को एक ही छवि में बांध रहे हैं। एक व्यक्ति चोर निकल गया तो क्या हुआ? गाँव में तो अन्य भी लोग हैं। तो क्या है कि आप एक ही छवि में सबको देख रहे हैं और पक्की धारणा बना ले रहे हैं। तो ये क्या है? यही रूढ़िबद्ध धारणा होती है और यह गलत हो जाती है। आगे इसमें क्या दिया गया है? इस प्रकार की धारणाएं प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को चोर समझ रहे हैं तो मुझे वही चोर ही दिखेगा, उसके अंदर कोई अन्य गुण नहीं दिखेगा। मतलब अगर हम पहले से ही धारणा बना लेंगे तो हम उसकी विशेषताओं पर केंद्रित कर पाएंगे अपना ध्यान, और अन्य विशेषताओं पर देख ही नहीं पाएंगे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा से प्रत्येक व्यक्ति को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में हमें मुश्किल होती है और रोक देती है। रूढ़िबद्ध धारणा, हम यह नहीं देख सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं भी हैं। तो हम यह नहीं देख पाते हैं कुछ व्यक्ति के पास कुछ खास गुण या क्षमताएं हैं। अगर हम पहले से धारणा बना लें किसी चीज़ के बारे में तो हम सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, उसकी अन्य विशेषताओं या गुण को देख ही नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है दलित शब्द क्या है? दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति को लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो दलित क्या है? दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली, जो समाज में निम्न कही जाने वाली जाति होती है, वे लोग इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। वे इस शब्द को अछूत शब्द से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब वे अपने आप को अछूत कहलवाना पसंद नहीं करते, उसकी जगह पर दलित कहलवाना पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया हुआ या फिर कुचला हुआ। दलित का अर्थ क्या होता है? दबाया हुआ या फिर कुचला हुआ। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है
कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा। तो उन दलितों के अनुसार यह शब्द क्या दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रह और जो विभिन्न रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनके कारण उन्हें कैसे दबाया गया, कुचला गया है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। सरकार ऐसे लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है अनुसूचित जाति में रखती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म कब हुआ है 1891 में और इनकी मृत्यु 1956 में हुई है। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन्हें भारतीय संविधान का पिता और दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है और दलितों का सबसे बड़ा नेता भी इन्हें ही कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए विभिन्न लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके अधिकारों के लिए। उनका जन्म महार जाति में हुआ था। उनका जन्म महार जाति में हुआ था जो महाराष्ट्र की एक अछूत जाति मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे। महार लोग गरीब होते थे और उनके पास ज़मीन नहीं होती थी खुद की। तो महार जाति के लोग क्या होते थे, गरीब होते थे और उनके पास ज़मीन अपनी नहीं होती थी। उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। तो महार लोग जो होते थे वही काम कर सकते थे जो उनके पिता कर रहे थे, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका कार्य चलता आ रहा था। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था। जो गाँव की सीमाएँ बनी थी उनके गाँव को सीमाएँ के बाहर ही रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। आगे देखते हैं। अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई की। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा कि महार जात के पहले व्यक्ति जो जिसने अपनी पढ़ाई कॉलेज में की तो वह अंबेडकर हो जाएंगे। और इन्होंने वकालत अपनी कहाँ से पढ़ी, इंग्लैंड में। प्रश्न ये भी बन सकता है कि अंबेडकर ने अपनी वकालत कहाँ से की, तो इंग्लैंड से की है। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने दलित लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा। दलितों को अलग अलग सरकारी नौकरी करने को कहा जिससे कि जाति व्यवस्था से वह बाहर निकल सकें। आगे देखते हैं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे उन्हें को अंबेडकर ने नेतृत्व किया। तो मंदिर प्रवेश भी दलितों को नहीं मिलता था, वर्जित था मंदिर में प्रवेश करना, और इसके प्रयास जो हो रहे थे दलितों के द्वारा उसका भी नेतृत्व अंबेडकर ने ही किया। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट इसमें है कि बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में महार जाति क्या थी, एक अछूत जाति मानी जाती थी और अंबेडकर इसी जाति से संबंधित थे। आगे देखते हैं। हमारा आज का लास्ट पॉइंट शायद होगा। हमारा आज का लास्ट पॉइंट क्या है, भारत का संविधान। भारत का संविधान का यहाँ क्या दिखाया गया, प्रस्तावना या फिर उद्देशिका दिखाई गई। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका दिखाई गई है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका केवल एक बार इसमें बदलाव हुआ है। कब, 42वें संविधान संशोधन दिया गया, इसलिए बता रहा हूँ। 42वें संविधान संशोधन 1976 में केवल एक बार इसमें बदलाव हुआ है और कभी नहीं हुआ है। तो प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कभी बदलाव हुआ है कि नहीं। हाँ, एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि प्रश्न अगर बनेगा कि प्रस्तावना में न्याय की कितनी प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार की बात की गई प्रस्तावना में या फिर उद्देशिका में, 3 प्रकार की। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी चीज़ों की बात की गई, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई। इसमें स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात कही गई है। उद्देशिका में विचार की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समता की बात कितने की गई है, 2 चीज़ों की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इसको ध्यान रखिएगा, न्याय 3 प्रकार की, जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, क्षमता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की, और एकता और अखंडता की बात की गई। ध्यान रखिएगा, एकता और अखंडता की बात की गई है। तो इसमें क्या क्या है, न्याय 3 प्रकार की बात की गई है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समता 2 प्रकार की गई है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी।